गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गरिमा गौतम, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आज हम फाइनल ईयर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पिनोलॉजी और उसमें भी किशोर न्याय अधिनियम 2000 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर साल लगभग इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और जब आप एडवोकेट बन जाएंगे तब भी ये एक्ट आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किशोर है ना, और किशोर में भी विधि के विरोध में किशोर से संबंधित अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किशोर कौन है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जिसने कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, वो किशोर है। और विधि के विरोध में किशोर, इससे क्या मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई किशोर जिसने कोई न कोई लॉ ब्रीच किया है, मतलब ऐसा कोई बालक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जिसने विधि को ब्रीच किया है, विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो उसे हम कहेंगे विधि के विरोध में किशोर। ठीक है, तो विधि के विरोध में जो किशोर है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के सेक्शन 10 में दिए गए हैं, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, ध्यान से देखना। जैसे ही विधि संबंधित विरोध में किशोर जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। अब चूँकि इस बालक ने कुछ न कुछ लॉ ब्रीच किया है, ये जो जुवेनाइल है वो लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में है, तो इसको पुलिस अरेस्ट करेगी। तो अरेस्ट करने के बाद उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। मतलब उसे कोई नॉर्मल पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करेगा, बल्कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर उसे अपने पास, अपने अधीन उसको रखेगा, या उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई जो होगी जुवेनाइल्स के लिए, वो उस बालक को गिरफ्तार करेगी। और फिर वो ऑफिसर्स क्या करेंगे, जो उसे बिना कोई समय गंवाए किंतु उस स्थान से जहाँ से किशोर पकड़ा गया है बोर्ड तक की यात्रा में लगने वाले आवश्यक समय को छोड़कर उसे पकड़े जाने से 24 आवर के भीतर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा। जो विशेष पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेगा वो बिना कोई समय वेस्ट किए उसे क्या करेगा, अपने प्रभार के अधीन लेकर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास तुरंत ले जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन उस 24 घंटे में यात्रा में लगने वाला समय काउंट नहीं किया जाएगा। उक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के समान है। आपने देखा होगा CRPC में उसमें 57 में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है उसमें जो आर्टिकल 22 है उसमें यही प्रोविज़न है कि किसी भी जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, और उसमें यात्रा में जो समय लगेगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। धारा 10 का परंतु कहता है कि किसी भी दशा में विधि के विरोध में किशोर को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा। मतलब कि पुलिस लॉकअप में उस किशोर को, जो विधि के विरोध में किशोर है, यानी कि ऐसा किशोर जिस पर कोई न कोई लॉ ब्रीच करने का आरोप है, उसे किसी भी कंडीशन में पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या उसे किसी भी कंडीशन में जेल में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, क्लियर। सेक्शन 10 क्लॉजेस 2 कहता है कि राज्य सरकार को किशोर के संप्रेक्षण गृह में भेजने बाबत नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अब चूँकि हमने कहा है ऊपर कि किशोर को न तो पुलिस हवालात में रखा जाएगा न जेल भेजा जाएगा, तो जेल में नहीं रखेंगे तो या तो उसे जमानत दे दी जाएगी और या फिर उसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में रखा जाएगा, तो उस प्रोटेक्शन को कहते हैं संप्रेक्षण गृह। ठीक है, तो या तो पुलिस को जब बोर्ड के सामने उसको ले जाया जाएगा तो या तो उसको जमानत मंजूर कर ली जाएगी या फिर उस बालक को संप्रेक्षण गृह में भेज दिया जाएगा, और उससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के पास है।
धारा 11 के अनुसार किशोर को जिस व्यक्ति के प्रभार में सौंपा जाता है वह उस किशोर को उसी प्रकार रखेगा और भरण पोषण करेगा जैसे माता पिता रखते हैं। देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है किशोर के बारे में, उस अधिकारी को, उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, जो कि पुलिस जो कि उस किशोर को अपने प्रभार के अधीन रखेगा। यानी कि वो उसको इतने अच्छे तरीके से रखेगा जैसे कि उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन उसको रखते हैं, और उसे उसका भरण पोषण भी उसी प्रकार करेगा। अब जो धारा 12 है उसमें किशोर की जमानत के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं कि जब जमानतीय या गैर जमानतीय अपराध का कोई अभियुक्त और प्रकट रूप में कोई किशोर गिरफ्तार किया जाता है या किसी बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, तब ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होने के बावजूद प्रतिभूत सहित अथवा रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में या किसी उचित व्यक्ति की संरक्षा में रखा जाएगा। मतलब ये प्रोविज़न है, सेक्शन 12 ये कहती है कि चाहे जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया हो या अजमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, किसी भी तरीके के जो ऑफेंस है उसमें अगर किशोर को गिरफ्तार किया जाता है तो पहला नियम तो यह है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा जब तक कि अन्यथा न हो, मतलब जब तक कि उसके छोड़े जाने से किसी विधि का उल्लंघन न होता हो तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और यदि उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उसे उचित व्यक्ति की संरक्षा में रखा जाएगा। तो उसे जमानत पर कब नहीं छोड़ा जाएगा ये देख लेते हैं हम, कब कब उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। जब तक कि यह विश्वास करने का कोई युक्त आधार प्रतीत हो रहा हो कि किशोर का इस तरह जमानत पर छोड़ा जाना उसको किसी ज्ञात अपराधी के सहचर्य में ला देगा। मतलब कि ऐसा लग रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि किसी अपराधी के चंगुल में ये बालक फंस सकता है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, उसको नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा। मतलब कि अगर उसको जमानत दे दी जाएगी तो या तो वो किसी नैतिक खतरे में पड़ जाएगा या किसी शारीरिक खतरे में पड़ जाएगा या किसी मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा। और तीसरा, उसका जमानत पर छोड़ा जाना न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगा। मतलब कि उस बात से बहुत अन्याय हो जाएगा कि अगर उसको छोड़ दिया जाए। तो इन 3 कंडीशन में उस किशोर को नहीं छोड़ा जाएगा, अन्यथा उस किशोर को